Hello everyone, I Ruchika Sharma, faculty of Kanika's Nursing Academy. Today I am here to discuss about memory-based solved MCQs of NORCET 2021 with rational. So let's start with the first question. एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच क्या होता है? सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज अबव 6.5, सेकंड ऑप्शन थी आपके पास दैट इज 5.5 to 6.5, थर्ड ऑप्शन इज 4.5 to 5.5 एंड लास्ट दैट इज द 3.5. सो एज वी ऑल नो द पीएच ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज एल्कलाइन इन नेचर. It is alkaline in nature, right? So अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट डी ऑप्शन इज दैट इज एसिडिक, सी ऑप्शन इज ऑल्सो एसिडिक, 5.5 to 6.5 is also acidic. The first option that is above 6.5, अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है यहाँ पे pH कितनी है मोर देन 6.5, so obviously that is alkaline in nature. So the right answer is pH of amniotic fluid is above 6.5, right? So amniotic fluid normally has a pH of 6.5. और अगर हम बात करें vaginal secretions की, so always remember vaginal secretions are acidic in nature and the pH is 3.5 to 4.5, right? Okay, now the next question is लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दिस ईसीजी. आपके पास एक डायग्राम आया था, ईसीजी का डायग्राम आया था, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी कंडीशंस थी. सो ये आपके पास इमेज पूछी गई थी दैट इज द ईसीजी की. सो अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी वेव्स आपकी बन रही है लाइक दिस, राइट? सो ये कौन सी है? एम शेप्ड वेव बन रही है, राइट? एम शेप्ड वेव्स है. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देयर इज नो पी वेव, पी वेव नहीं है. जो क्यूआरएस है वो भी कैसा है? दैट इज वाइड. सो ऑब्वियसली इट इंडिकेट द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैन लीड टू द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, राइट? तो याद रखना पी वेव यहाँ पे एब्सेंट थी, राइट? और क्यूआरएस जो था दैट इज कैसा था? क्यूआरएस इज वाइड, तो दैट इज द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. So ventricular tachycardia refers to wide QRS complex, heart rhythm, then heart rate जो है that is 100 to 250 beats per minute, P wave जो है that is not seen और rhythm जो होगी that is regular, right? So the condition is ventricular tachycardia. Now नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आया था एग्जाम में दैट इज कन्वर्ट टेम्परेचर 101.2 डिग्री सेल्सियस फahrenheit इनटू डिग्री सेल्सियस. मीन्स आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू दी थी, फahrenheit में दी थी 101.2 डिग्री फahrenheit, उसको हमने कन्वर्ट करना था सेल्सियस में और कितनी वैल्यूज हमारे पास आनी थी. सो यू ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला, जो का फर्स्ट फॉर्मूला होता है दैट इज सेल्सियस इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9. सो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी थी. सो F इज 101.2 डिग्री फahrenheit ऑलरेडी गिवन था, -32 इंटू 5/9 एंड द रिजल्ट इज 38.4 डिग्री सेल्सियस. सो द राइट आंसर इज बी, दैट इज 38.4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर. Now the next question था which is the most common site of ectopic pregnancy. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is ectopic pregnancy. So what is ectopic pregnancy? जो प्रेगनेंसी होती है अगर वो आउट ऑफ यूट्रस इम्प्लांट हो रही है तो उसको हम ectopic pregnancy बोलते हैं. So the most common site for the ectopic pregnancy is that is the एम्पुला. सो द राइट आंसर जो था दैट इज द ऑप्शन ए, दैट इज एम्पुला, राइट? मैंने क्या बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी प्रेगनेंसी होती है? जो आउट ऑफ द यूट्रस इम्प्लांट होते हैं उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द फेलोपियन ट्यूब. अब यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनर समटाइम क्वेश्चन पूछता है फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स में कि फेलोपियन ट्यूब में भी आपका कौन सा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है वो साइट होती है. सो याद रखना दैट इज द एम्पुला, जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था. और एम्पुला जो होता है इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब एंड एम्पुला इज द
फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइट फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता सेकंड मोस्ट कॉमन, तो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो आता है दैट इज द इस्थमस। एंड ऑलवेज रिमेंबर इस्थमस जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट होता है। क्लियर है? सो द राइट आंसर इज द एम्पुला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन इज द एपिजियोटमी डन ड्यूरिंग द लेबर। सिंपल क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग द लेबर हम एपिजियोटमी कब करते हैं। सो ऑब्वियसली एपिजियोटमी जो होती है वो हम करते हैं एट द क्राउनिंग, लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनर ने ऑप्शन दी थी दैट इज बिफोर द क्राउनिंग। सो ऑब्वियसली बिफोर द क्राउनिंग इज ऑल्सो द राइट आंसर, राइट। तो याद रखना हमेशा एपिजियोटमी हम कब करते हैं दैट इज एट द क्राउनिंग, लेकिन ऑप्शन में दिया था बिफोर द क्राउनिंग, तो हमारा राइट आंसर होना था दैट इज द ऑप्शन सी, दैट इज द before the crowning. Next question, which medication used as a tocolytic agent? So सबसे पहले what are the tocolytic agents? So tocolytic agents are the drugs that prevent the preterm labor and immature birth by suppressing the uterine contractions. उनको हम बोलते हैं tocolytic agents. So the best example of the tocolytic agent is that is the MgSO4. So the right answer is MgSO4, that is the B option. इसके अलावा beta mimetics is also the example of the tocolytic agents. Now the next question is look the picture and identify. आपके पास एक इमेज दी गई थी तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सी इमेज है। सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन थी चेस्ट इंटरकोस्टल ड्रेनेज, क्लोज ड्रेनेज, ओपन ड्रेनेज एंड जेपी ड्रेनेज। तो याद रखना ये जो आपको इमेज दी गई थी दैट इज द क्लोज ड्रेनेज। तो राइट आंसर आपका आना था क्लोज ड्रेनेज। जो क्लोज ड्रेनेज है ये मोस्टली आपका जो है वो किस में यूज की जाती है, क्लोज वुंड में यूज की जाती है। दैट इज एक आपकी आती है दैट इज द जेपी ड्रेन, राइट। ये भी आपका जो है क्लोज वुंड में यूज की जाती है, बट ये जो आपको इमेज दी गई थी दैट इज द क्लोज ड्रेनेज, और इसको हम और क्या बोलते हैं दैट इज द हीमोवैक ड्रेन। ये आपकी जो इमेज थी दैट इज द हीमोवैक ड्रेन। क्लियर? So the right answer is the option B. Now next question है which of the following a patient has metabolic acidosis with respiratory compensate. ABG एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया था, कंडीशन दी थी metabolic acidosis with the respiratory compensate. तो respiratory compensation दिया था यहाँ पर metabolic acidosis. सबसे पहले हमने देखना है कंडीशन इज द एसिडोसिस। तो एसिडोसिस की कंडीशन का बोलने का मतलब क्या है कि जो pH है वो क्या है, ऑब्वियसली आपका दैट इज कम है। कम इन द सेंस नॉर्मल pH इज 7.35 to 7.45, राइट। सो द pH इज लेस देन 7.35 इज द एसिडिक। तो ऑब्वियसली pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब कंडीशन है मेटाबॉलिक की, तो मेटाबॉलिक में अब ऑब्वियसली हम देखेंगे बाइकार्बोनेट। सो ऑलवेज रिमेंबर अगर pH कम होगा तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी आपका कम होगा। अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी की कंडीशन होती तो आपका क्या आता, दैट इज द pH जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द CO2। pH कम है तो CO2 क्या है, इंक्रीज है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें रेस्पिरेटरी कंपनसेट दिया था, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रही थी दैट इज द ऑप्शन डी, दैट इज डिक्रीज pH विद डिक्रीज बाइकार्बोनेट, और CO2 कंपनसेट दिया है तो ऑब्वियसली CO2 डिक्रीज। सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज डिक्रीज pH विद बाइकार्बोनेट डिक्रीज एंड CO2 डिक्रीज। So the answer is D. In the metabolic acidosis with respiratory compensation, the ABC values are decrease pH, decrease bicarbonate and decrease CO2. Now the next question is what is the action in latent stage of labor? तो यहाँ पे latent stage के बारे में पूछा गया था। तो याद रखना there are 3 stages of labor, means first stage of labor में 3 stages आती हैं। फर्स्ट आती है latent stage, सेकेंड जो स्टेज आपकी आती है दैट इज द एक्टिव स्टेज, और थर्ड जो स्टेज आती है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज, राइट। सो याद रखना लेटेंट स्टेज में जो सर्वाइकल डायलेशन होती है दैट इज 1 to 4 सेंटीमीटर, एक्टिव स्टेज में जो सर्वाइकल डायलेशन होती है दैट इज द 5 to 7 सेंटीमीटर, और ट्रांजिशन स्टेज में जो सर्वाइकल डायलेशन होती है दैट इज 8 to 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मेन एक्शन, मतलब
लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर में नर्स का मेन एक्शन क्या है? तो यहाँ पे क्या करना है, नर्स को एनकरेज करना है पेशेंट को फॉर द एम्बुलेशन। क्यों? बिकॉज एम्बुलेशन इज एडवाइज टू प्रमोट द डिसेंट ऑफ फीटस। फीटस के डिसेंट के लिए हम क्या करेंगे, मदर को एजुकेट करेंगे, एडवाइस करेंगे फॉर द एम्बुलेशन। सो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन, नर्स का मेन एक्शन क्या होगा लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर में? सो एडवाइज द पेशेंट फॉर द एम्बुलेशन फॉर easy descent of the fetus. Now the next question is complete the series. तो रीजनिंग से क्वेश्चन आया था कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पे नंबर्स दिए थे 2, 6, 14 एंड 30 और आगे आपको कंप्लीट करना था। तो अगर हम यहाँ पे देखें दैट इज द 2, तो 2 और 6, तो अगर यहाँ पे देखो 2 और 2 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? कितना हो गया 4 और उसमें 2 ऐड कर दो, तो कितना आंसर आ गया आपका? दैट इज द 6। नेक्स्ट डिजिट था आपके पास 6। सेम अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 उसमें ऐड कर दो, तो 6 2s are 12, 12 में 2 ऐड करो तो कितना आंसर आ रहा था आपका? दैट इज द 14। अब 14 है नेक्स्ट, 14 में आप पहले अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो और जितना भी आपका आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड कर दो, तो कितना बनेगा आपका? दैट इज द 30। अब सेम हम 30 में भी करेंगे, दैट इज पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 इंटू कितना हो गया 2, दैट इज द 60। अब 60 में 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? दैट इज द 62। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज द 62। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईडन गार्डन इज रिलेटेड विद। जीके का एक क्वेश्चन था ईडन गार्डन। सो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ईडन गार्डन है वो कौन सी गेम से रिलेटेड है? सो ईडन गार्डन इज रिलेटेड टू द क्रिकेट, और याद रखना कहाँ पे है ये, इट इज इन द कोलकाता और एस्टेब्लिश इन 1864। कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन द थ्योरी ऑफ एलिजाबेथ कॉबलर रॉस। आपको पता है कॉबलर रॉस ने जो है वो डाबडा दिया था, अ पेशेंट फीलिंग hopelessness and sad by loss of someone loving person that indicate which stage। मतलब यहाँ पे पहले से इंडिकेट कर दिया, आपको पता होना चाहिए होपलेसनेस, तो ये इंडिकेट करता है किस चीज का सिम्टम है? ऑब्वियसली डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपने 3 क्लासिकल ट्रायड्स पढ़े होंगे, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, राइट? तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से स्टेज में, किस में आता है ये? एंगर के सिम्टम दिख रहे हैं, बार्गेनिंग के दिख रहे हैं, डिप्रेशन के दिख रहे हैं, डिनाइल के दिख रहे हैं? ऑब्वियसली डिप्रेशन। पेशेंट जो है क्या फील कर रहा है? होपलेसनेस और सैड फील कर रहा है, किस चीज की वजह से? बाय लॉस ऑफ समवन लविंग पर्सन, किसी लव्ड वन की डेथ हुई है जिसकी वजह से पर्सन क्या फील कर रहा है? होपलेसनेस और सैड। तो किस में आएगा ये? एंगर में, बार्गेनिंग में, डिप्रेशन में, डिनाइल में? तो ऑब्वियसली दैट इज द डिप्रेशन। तो राइट आंसर आपका क्या होना था? सी, राइट। सो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं डिनाई में क्या क्या देखने को मिलेगा, एंगर में क्या देखने को मिलेगा, बार्गेनिंग में क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन, और लास्ट इज योर एक्सेप्टेंस। फर्स्ट इज डिनाइड। तो डिनाई में क्या होगा? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिसीजन टू रिफ्यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, वो आता है दैट इज द डिनाई में। एंगर कैसे शो करेगा? एंगर इज इमोशनल और फिजिकल एक्ट in which the patient attempt to place the blame and patient often report a lack of trust with the treating physician। तो पर्सन यहाँ पे क्या करेगा? लैक ऑफ ट्रस्ट शो करेगा। बार्गेनिंग का मतलब क्या है? नेगोशिएटिव प्रोसेस होती है जिसमें पेशेंट इज अटेम्प्ट टू पोस्टपोन और डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी ऑफ सिचुएशन। जो भी रियलिटी ऑफ सिचुएशन होती है उससे वो क्या करता है? खुद को पोस्टपोन करता है, डिस्टेंस करता है। डिप्रेशन में क्या देखने को मिलेगा? जो क्वेश्चन में पूछा गया था दैट इज फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल और होपलेसनेस विद द सिचुएशन, दैट इज डिप्रेशन। अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस लास्ट स्टेज की, तो एक्सेप्टेंस में क्या होगा? इट इज द फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी। अब पेशेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है तो पेशेंट फील स्टेबिलिटी एंड रेजिग्नेशन एज द पेशेंट बिकम एक्टिव पार्टिसिपेशन इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे पेशेंट अब क्या हो जाता है? उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और पार्टिसिपेट करता है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल फॉर डायबिटिक मेलाइटिस। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था दैट इज द फास्टिंग ब्लड शुगर। बोलने का मतलब क्या है कि डायबिटीज कब हम पेशेंट को पर्सन को बोलेंगे द पर्सन इज डायबिटिक, अगर उसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर की बात की थी यहाँ पे, नॉर्मल जो आपकी वैल्यू होती है फास्टिंग ब्लड शुगर की दैट इज 80 to 120 mg per dl। कितनी होती है?
80 to 120 mg per dl. Always remember, if the blood glucose value is 126 या more than 126 mg per dl होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द फास्ट डायबिटिक, राइट. सो बोलने का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट की फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू 80 to 120 mg पर dl है तो दैट इज नॉर्मल. लेकिन अगर पर्सन की फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू जो है 126 है या मोर देन 126 mg पर dl आ रही है तो उस केस में हम बोल सकते हैं द पर्सन इज डायबिटिक. सो वही क्वेश्चन पूछा गया था, कट पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल फॉर डायबिटीज मेलाइटस. सो द राइट आंसर इज सी. Next question is, during the discharge process, nurse note that the incision site is red, warm and swelling that indicate. क्वेश्चन में पूछा गया था कि पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है तो जो इंसीजन साइट है, जो सर्जिकल इंसीजन साइट है, वहां पे नर्स नोट कर रही है दैट इज साइट इज रेडनेस वहां पे देखने को मिल रही है, वार्मथ है एरिया और स्वेलिंग या एडिमा है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? ऑब्वियसली रेडनेस, वार्मथ and swelling or edema, these all are the symptoms of the infection or we can say that inflammation. So the right answer यहाँ पे आना था B. यहाँ पे एक टर्म दी गई थी दैट इज द वूंड डेहिसेंस और वूंड एविसरेशन. याद रखना, बोथ आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, राइट. किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसमें वूंड डेहिसेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सर्जरी. पर्सन को सर्जिकल इंसिजन हुआ, वहां पे आपने सूचर्स किए तो जो सूचर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रीओपन हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे वूंड डेहिसेंस. अगर मैं बात करूं वूंड एविसरेशन की तो वूंड एविसरेशन का मतलब क्या है कि जो सूचर्स जो है वो रीओपन हुए, वहां पे क्या हो रहा है, कोई भी आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स वहां से क्या हो रहा है, प्रोट्रूडेड हो रहा है, प्रोट्रूजन हो रही है, तो उसको बोलेंगे वूंड एविसरेशन. हेमरेज आपको पता है, हेमरेज इज द ब्लीडिंग. सो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जरी, राइट. तो क्वेश्चन में पूछा गया था दैट इज साइट इज रेड, वार्म एंड द स्वेलिंग. तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो दैट इज द इन्फेक्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द वुंड केयर. सो कौन सा मेन यहाँ पे इफेक्टिव मेथड है जिससे आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो? तो ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन और इन हॉस्पिटल सेटिंग द मेन या मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इज हैंड वॉशिंग. सो राइट आंसर यहाँ पे होना था, दैट इज द डी. Proper hand washing is the most effective way to prevent the spread of infection in the hospital setting. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दिस. आपके पास एक इमेज दी गई थी, आपने आइडेंटिफाई करना था. सो द इमेज इज द लैरिंजियल मास्क. तो किस चीज की इमेज थी है? दैट इज द लैरिंजियल मास्क की, राइट. अब ये जो लैरिंजियल मास्क है ये हम किस लिए यूज करते हैं? तो लैरिंजियल मास्क जो होता है इट इज मेनली अ डिवाइस विच इज यूज टू कीप द पेशेंट एयरवे ओपन. तो पेशेंट के एयरवे को ओपन रखने के लिए ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है, हम पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हैं, राइट. तो उस टाइम पे पेशेंट के एयरवे को ओपन रखने के लिए जो हम यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं दैट इज द लैरिंजियल मास्क. नेक्स्ट जो एक और इमेज दी गई थी दैट इज आपको आइडेंटिफाई करना था. तो दिस इज द राइल्स ट्यूब. जो इमेज आपके सामने है दैट इज द राइल्स ट्यूब इमेज. सेम आपके पास एक इमेज आती है दैट इज द सक्शन कैथीटर की. तो याद रखना सक्शन कैथीटर में क्या होता है, हमारे पास जो कैप होती है दैट वो आपके यहाँ पे सक्शन कैथीटर में नहीं होती है. सो वैसे आप यहाँ पे जो है दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपका जो सक्शन कैथीटर कौन सा और राइल्स ट्यूब कौन सी, क्योंकि दोनों जो है देखने में थोड़ा सिमिलर से लगते हैं, राइट. So this is the Ryle's tube. एंड राइल्स ट्यूब जो है इसको आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोल सकते हो, विच इज पास्ड इनटू द स्टमक बाय द नोज एंड इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट और मीडियम टर्म न्यूट्रिशनल सपोर्ट. जैसे आपने पेशेंट को फीडिंग देनी है, पेशेंट जो है किसी अनदर वे से जो है ओरली फूड इनटेक नहीं कर सकता, तो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और पेशेंट को न्यूट्रिशन देते हैं, राइट. और इट ऑल्सो यूज फॉर एस्पिरेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट. तो स्टमक कंटेंट को एस्पिरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पास दैट इज बैंडेज यूज ऑन द नी जॉइंट. तो यहाँ पे नी जॉइंट की बात की थी कि नी जॉइंट में जो है वो कौन सी बैंडेज इनमें से यूज करते हैं. स्पाइरल यूज करते हैं, सर्कुलर, कैप लाइन और आपका फिगर ऑफ 8. याद रखना जब भी जॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही आपकी बैंडेज यूज होती है दैट इज द फिगर ऑफ 8.
चाहे आपका नी जॉइंट है, चाहे आपका एंकल जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, जब भी जॉइंट्स की बात करेंगे तो आपका कौन सा आता है, फिगर ऑफ 8, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, दैट इज जो मूवमेंट होती है आपकी एक्सट्रीमिटीज की, वो क्या हो जाती है, दैट इज रिस्ट्रिक्ट नहीं होती है। तो याद रखना, नी जॉइंट हो गया आपका, एंकल जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, तो इनमें मेनली हम कौन सी यूज करते हैं, दैट इज द फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज द चांस ऑफ शियाटिक नर्व इंजरी ड्यूरिंग विच साइट ऑफ IM इंजेक्शन। एडल्ट में जब हम IM इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं तो यहाँ पे कौन से रूट से जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं शियाटिक नर्व डैमेज होने के। सो द राइट आंसर जो होना था, दैट इज द डॉर्सोग्लूटियल। इसीलिए याद रखना, मोस्ट कॉमन जो हमारे पास यहाँ पे साइट यूज की जाती है एडल्ट्स में फॉर IM इंजेक्शन के लिए, दैट इज योर वेंट्रोग्लूटियल। अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रंस की, इन चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर IM इंजेक्शन, तो याद रखना दैट इज द वेस्टस लैटरलिस। तो लेस देन 3 ईयर ऑफ एज तक चिल्ड्रन में जो यूज की जाती है, दैट इज द वेस्टस लैटरलिस, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें शियाटिक नर्व इंजरी की, तो मोस्ट कॉमन जो आपकी साइट होती है, दैट इज द डॉर्सोग्लूटियल, जहाँ पे चांसेस होते हैं शियाटिक नर्व डैमेज होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर T380A प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो कॉपर टी में जो आपका आता है, दैट इज कॉपर टी आपकी सेकंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में आता है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो है वो आपका 380 से आता है कि 380A जो आपका कॉपर टी है, ये कितने टाइम तक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो याद रखना दैट इज द 10 ईयर्स तक। सो राइट आंसर आपका आना था, दैट इज द बी ऑप्शन, दैट इज द 10 ईयर्स। सो कॉपर टी जो है, इट इज द टी शेप डिवाइस होती है, पॉलीथाइन फ्रेम होल्डिंग 380 mm स्क्वायर ऑफ एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर। तो जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स होती हैं 380 देन 200, राइट, तो ये क्या है, दैट इज द सरफेस एरिया एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर द 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, a patient has pons damage and irregular respiration with the apnea, it indicate which type of respiration। कोई पर्सन है जिसमें pons डैमेज हुआ है और उसमें आपको irregular respiration देखने को मिल रही है with apnea, तो it indicates which टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ये, तो दैट इज योर बायोट रेस्पिरेशन। सो राइट आंसर इज बी। सो याद रखना, बायोट रेस्पिरेशन जो है, इट इज द एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ द ब्रीदिंग दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रुप ऑफ रेगुलर डीप इंस्पिरेशन दैट इज फॉलोड बाय रेगुलर और इररेगुलर पीरियड्स ऑफ द एपनिया। मेनली जो है कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें बायोट रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। सो इट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द पोन्स ड्यू टू स्ट्रोक, ट्रॉमा और अंक हर्निएशन, राइट। याद रखना, कोई एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियोइड्स कर रहा है, या कोई पर्सन है विद द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है, या कोई हेड इंजरी है, ब्रेन है, या पोन्स डैमेज है, इन सारे के सारे पेशेंट्स में मेनली हमें कौन सी देखने को मिलती है, बायोट रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया था काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन। तो काइनेस्टॉक जो रेस्पिरेशन है मोस्टली आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। एक आपका आया था दैट इज द कुज़मोल रेस्पिरेशन। तो कुज़मोल रेस्पिरेशन मेनली आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर और मेटाबॉलिक एसिडोसिस लाइक आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। क्लियर? Now the next question is, a patient come into the emergency with the positive chovastic sign, what should the nurse do? आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है with the पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन, सो व्हाट इज योर नर्सिंग एक्शन। सबसे पहले पता होना चाहिए चोवेस्टिक साइन कौन से पेशेंट्स में देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया में। याद रखना, देयर आर टू साइंस, एक होता है चोवेस्टिक, एक होता है ट्रोसियस साइन। तो दोनों जो साइंस हैं ये आपका मोस्टली किस में देखने को मिलते हैं, बोथ साइंस आर पॉजिटिव इन हाइपोकैल्सीमिया में। तो अगर हाइपोकैल्सीमिया को कोई पेशेंट है जिसमें पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वहां पे पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। सो एडमिनिस्टर्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट in 20 minutes, right? So this is the right answer. एक सेम ऑप्शन आपके पास आई थी, दैट इज एडमिनिस्टर्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट इन बोलस। तो याद रखना ये आपका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम ग्लूकोनेट बोलस में दोगे इट कैन लीड टू द कार्डियक डिसरिथमिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होना था एडमिनिस्टर्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट इन 20 मिनट्स, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, ऑब्वियसली हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, तो हम क्या देंगे, पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। So right answer is A. Now
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। तो आपके पास इमेज दी गई थी, एक ऑप्शन में था डॉयंस रिट्रैक्टर, लैंगनबैक रिट्रैक्टर, डेविस रिट्रैक्टर और ऑल ऑफ द दीज, कि कौन सा है। तो याद रखना राइट आंसर इज द सी, दैट इज द डेविस रिट्रैक्टर। तो ये जो रिट्रैक्टर होता है ये मेनली हम कहाँ पे यूज करते हैं, ड्यूरिंग द LSCS के केसेस में आपने देखा होगा एब्डोमिनल वॉल्स को होल्ड करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं डेविस रिट्रैक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, दैट इज आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। तो ये कौन सी है, दैट इज द इट इज थायराइड रिट्रैक्टर, इट इज द इमेज ऑफ द थायराइड रिट्रैक्टर। सो द ऑप्शन इज ए, राइट। सो थायराइड जो रिट्रैक्टर होता है इट इज स्टेराइल सिंगल यूज डिवाइस विच कीप द सर्जिकल वुंड एंड नेक मसल्स रिट्रैक्टेड। तो ये मेनली आपकी नेक मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं, जो अलाउ प्रॉपर एक्सपोजर ड्यूरिंग द सर्जरी, ताकि आपका क्या हो, ड्यूरिंग द सर्जरी देयर इज प्रॉपर एक्सपोजर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं थायराइड रिट्रैक्टर। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, अगेन आपका जो है एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द इमेज। तो ये आपका कौन सा है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन में आता है हीमोवैक ड्रेन। तो ऑब्वियसली हीमोवैक ड्रेन तो नहीं होगा, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था पीछे, दैट इज द आपका जो मैंने आपको बताया था कि क्लोज वुंड में जो हम ड्रेनेज यूज करते हैं तो वो आपका हीमोवैक ड्रेन था। एक आपका आता है जेपी ड्रेन, एक आपका इंट्राकोस्टल है और एक पेनरोज ड्रेनेज है। तो ये आपका आता है दैट इज द दिस वन इज द जेपी ड्रेन। ये भी आपका जो है मेनली क्लोज्ड वुंड में यूज किया जाता है, दैट इज द जेपी ड्रेन। सो दिस इज द जेपी ड्रेनेज, और जो पीछे हमने स्टडी किया था दैट इज योर हीमोवैक ड्रेन। क्लियर। एक आपका आता है पेनरोज ड्रेन। तो याद रखना पेनरोज जो ड्रेनेज होती है ये मोस्टली आपको कौन से केसेस में, लाइक आपका अपेंडिसाइटिस के केस में, अपेंडेक्टमी के केस में भी हम पेनरोज ड्रेनेज यूज करते हैं, या कोई पेशेंट है विद द कंडीशन ऑफ पेरिटोनाइटिस, तो पेरिटोनाइटिस के केस में भी हम जो है वो पेनरोज ड्रेनेज यूज की जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई। एक बेबी की पिक्चर दी गई थी, उसकी बॉडी में बहुत सारे रैशेस थे, तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी कंडीशंस में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन में आपका आता है कि दैट इज द कौन सी कंडीशन होती है मेनली, दैट इज दिस इज द मीजल्स। तो कौन से टाइप ऑफ रैशेस मीजल में देखने को मिलते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस। याद रखना मैक्यूलोपैपुलर रैशेस जो है वो मेनली हमें मीजल्स में देखने को मिलते हैं, और ये जो रैशेस होते हैं दे अपीयर आफ्टर द 4th डे ऑफ द फीवर। तो ये जो मैक्यूलोपैपुलर रैशेज जो हैं, जो मीजल्स के जो रैशेज होते हैं, ये मेनली आपको फीवर के 4th डे में जो है वो अपीयर होते हैं, देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द इमेज ऑफ द मैक्यूलोपैपुलर रैशेज, जो आपको किस में देखने को मिलेंगे, मीजल्स में। एंड याद रखना एलोप्यूरिनॉल जो है, जो आपका गाउट में मेनली हम देते हैं, तो उसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है दैट इज ऑल्सो द मैक्यूलोपैपुलर रैशेज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज द क्वेश्चन आया था सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ द स्किन अपीयरिंग एज एन अब्रेशन एंड ब्लिस्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये आपका जो है वो मेनली आपका जो है बेड सोर, या आपका मेनली वहां से क्वेश्चन आया गया, पूछा गया था। तो यहाँ पे दिया गया स्किन अपीयरिंग एन अब्रेशन और ब्लिस्टर। याद रखना जहां पे भी आपका चाहे बेड सोर की बात की गई है चाहे बर्न की बात की है, तो जहां पे भी आपका ब्लिस्टर आएगा, सिंपल याद रखना वो कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज प्रेशर अल्सर में आपको ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। बर्न की बात करें तो बर्न में भी क्या होता है, जब सुपरफिशियल डर्मिस लेयर आपकी डैमेज होती है तो वहां पे आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन होता है, दैट इज द स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था गार्डन सिटी, जीके का क्वेश्चन था, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया इज। तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, किसको बोलते हैं, सॉरी दैट इज द बेंगलोर। तो बेंगलुरु को जो है वो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द सिंबल। तो ये किस चीज का सिंबल है, याद रखना दैट इज द रेडिएशन हैजार्ड्स का। ये भी आपका थोड़ा सा सिमिलर लगता है बायोहैजार्ड्स का, बट इट इज नॉट द सिंबल ऑफ बायोहैजार्ड, इट इज द रेडिएशन हैजार्ड्स। द ब्लेड ऑफ द सिंबल मस्ट बी मैग्नेटा एंड ब्लैक और पर्पल ऑन द येलो बैकग्राउंड। येलो बैकग्राउंड होगा और साइड में अगर आपको ऐसे ब्लेड्स देखने को मिल रही हैं, सो दैट इज द रेडिएशन। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखोगे जहाँ पे भी आपका ये एक्सरे एमआरआई वगैरह की जो यूनिट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे ये सिंबल्स आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, दैट इज योर रेडिएशन हैजार्ड सिंबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था, दैट इज द फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिव से
क्वेश्चन आया था व्हाट इज द गवर्नमेंट सप्लाई नेम ऑफ DMPA। सो DMPA जो है ये भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, बट इट इज इंजेक्टेबल होती है। द फुल फॉर्म इज डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिटेट, और याद रखना ये एवरी 3 मंथ्स के बाद हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द गवर्नमेंट सप्लाई नेम ऑफ DMPA। तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया गया था, दैट इज द अंतरा, सेकंड वन इज द छाया, थर्ड वन इज सहेली एंड OCP। सो राइट आंसर जो आपका आना था दैट इज द अंतरा। तो ये जो आपका DMPA है ये एक अंतरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट, तो उसके अंडर आया था, इसलिए इसको जो है वो किस नाम से जानते हैं, दैट इज द अंतरा। सो इट इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव और DMPA और अंतरा हम जिसको बोलते हैं, और इट इज रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। छाया और आपका जो सेंटक्रोमन है इट इज द नॉन हार्मोनल पिल है दैट नीड टू बी टेकन ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ्स। याद रखना यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हम जो छाया है इसको हम कितनी बार यूज करते हैं, तो ट्वाइस अ वीक यूज किया जाता है फॉर द 3 मंथ्स के लिए, राइट, एंड वंस अ वीक आफ्टर, उसके बाद जो है वो हम वंस अ वीक यूज करते हैं। और सहेली जो है इट इज वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली ओरल नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉन स्टीरॉयडल जो है वो आपका कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, दैट इज योर सहेली। Now the next question आया था एग्जाम में, according to WHO which is not included in the surgical safety checklist in the OT। तो OT में जो सर्जिकल चेकलिस्ट यूज की जाती है, WHO सर्जिकल चेकलिस्ट जो यूज की जाती है ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनका सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्टली कौन सा आता है, सेकंड में कौन सा आता है, थर्ड में कौन सा आता है। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन में दैट इज द साइन इन, साइन आउट, टाइम इन एंड टाइम आउट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है, सो दैट इज टाइम इन इज द नॉट कंपोनेंट ऑफ द WHO सर्जिकल चेकलिस्ट, राइट। सो सबसे पहले आता है साइन इन, फिर आपका सेकंड पे आता है टाइम आउट, और लास्ट में आपका आता है दैट इज द साइन आउट। ये भी आपका जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है नॉर्थ सेट में, ठीक है। तो दिस इज द इमेज ऑफ द WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज द साइन इन, सेकंड आता है टाइम आउट, और थर्ड आता है आपका दैट इज द साइन आउट। तो फर्स्ट साइन इन जो है इट इज, ये हम कब चेकलिस्ट को फिल करते हैं, बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देने से पहले जो है ये वाला चेकलिस्ट फिल की जाती है। फिर आपका टाइम आउट आता है, तो ये आपका कब होता है, बिफोर स्टार्ट ऑफ द सर्जिकल इंटरवेंशंस के पहले जो है आपका टाइम आउट चेकलिस्ट फिल की जाती है। और लास्ट आपका आता है साइन आउट, तो ये आपका कब यूज किया, फिल की जाती है, बिफोर एनी मेंबर ऑफ द टीम लीव टू द ऑपरेटिंग रूम, तो उस टाइम पे आपका ये आपका साइन आउट फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दिस। तो यहाँ पे आपके पास एक सर्जिकल इमेज, आपके पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की इमेज दी गई थी, तो याद रखना दिस इज द इमेज ऑफ द स्पंज फोर्सेप। तो स्पंज फोर्सेप जो होता है ये मोस्टली हम किस लिए यूज करते हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप जो होता है इट इज मोस्टली यूज टू होल्ड द स्पंज या होल्ड द स्वैब्स। तो ड्यूरिंग एनी मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे हमने जो भी आपका स्पंजेस होते हैं, गॉस पीस होता है, उनको होल्ड करने के लिए जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। याद रखना इसमें क्या होता है, आगे जो है वो 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं, तो दैट इज द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। नाउ द नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन था, वेट ऑफ द इन्फेंट क्वाड्रपल एट, कि बेबी का जो वेट है इन्फेंट का वो कब जो है 4 टाइम्स इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दैट इज एट बर्थ, तो एट बर्थ जो है बेबी का जो वेट है दैट इज 2.5 to 3.5 kg होता है नॉर्मल। अगर बात करें यहाँ पे डबल की, तो बेबी का जो वेट है डबल होता है 6 मंथ्स में। और अगर हम बात करें यहाँ पे दैट इज द ट्रिपल की, तो ट्रिपल जो होता है आपका दैट इज द एट द एज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर ऑफ एज में जो है बेबी का वेट जो है वो ट्रिपल हो जाता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा था 4 टाइम्स, तो याद रखना 4 टाइम्स जो आपका होता है दैट इज द 2 ईयर। सो द राइट आंसर जो आपका होना था दैट इज द ऑप्शन डी, दैट इज 2 ईयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका दैट इज Which fluid is instilled in the Foley's catheter balloon to fix it? जब भी हम Foley's catheter इंसर्ट करते हैं तो बैलून्स को वहां पे क्या करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, तो डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल पॉलिसी। बट अगर हम मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस की बात करें तो दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर या स्टीराइल वाटर। तो याद रखना मोस्टली कुछ हॉस्पिटल्स में जो है वो नॉर्मल सलाइन भी यूज किया जा सकता है, बट अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोस्टली जो है दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर या स्टीराइल वाटर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट MCQ डिस्कशन विल बी डन बाय आवर नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर्स।
हेलो एवरीवन, दिस इज कविता ठाकुर। सो नेक्स्ट जो नॉर्सेट के एमसीक्यूज का डिस्कशन जो होगा वो मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। सो नॉर्मल सीरम, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल मतलब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है पोटेशियम की, सीरम वैल्यू जो होती है पोटेशियम की वो क्या है, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, 2.5 to 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, नेक्स्ट इज 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 4.5 to 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड नेक्स्ट इज 5 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो राइट ऑप्शन इज बी। सो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है पोटेशियम की दैट इज 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो सिंपल सी बात है, अगर 3.5 से कम होगी वैल्यू तो दैट इज कंसीडर्ड हाइपोकेलीमिया, एंड 5.1 से ज्यादा अगर वैल्यू होगी दैट इज कंसीडर्ड एज हाइपरकेलीमिया, ठीक है। सो हाइपोकेलीमिया एंड हाइपरकेलीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स भी हैं कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाइपोकेलीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं देखिए। सो हाइपोकेलीमिया के केस में यहाँ पे साइन एंड सिम्टम जो होते हैं, डिक्रीज जीआई मोटिलिटी यहाँ पे होता है, ठीक है। डिक्रीज जीआई मोटिलिटी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे वीक थ्रेडी पल्स होती है, हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे, एंड उसके अलावा यहाँ पे पॉलीयूरिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया में, ठीक है। तो ये सारे मैंने अभी जो साइन एंड सिम्टम्स बताए वो मैंने हाइपोकेलीमिया के साइन एंड सिम्टम्स बताए। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ हाइपरकेलीमिया के साइन एंड सिम्टम। सो हाइपरकेलीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं दैट इज इंक्रीज्ड जीआई मोटिलिटी होता है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है जब जीआई मोटिलिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से वहां पे डायरिया कॉमन होगा। डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होंगे एंड हाइपोटेंशन हो जाएगा डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से, ठीक है। सो डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे डिसरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं हाइपरकेलीमिया की वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ वेंचुरी मास्क, ठीक है। सो वेंचुरी मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो वेंचुरी मास्क में यूजुअली कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कि किस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कितना परसेंट ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करता है एंड कितना फ्लो रेट होता है किस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन पूछा गया है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ वेंचुरी मास्क। सो ऑप्शंस क्या क्या यहाँ पे दिए हैं दैट इज 20 to 40%, 40 to 60%, 60 to 80% एंड 80 to 100%। सो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो वेंचुरी मास्क डिलीवर करता है दैट इज 40 to 60%, 40 to 60% डिलीवर करता है, ठीक है। सो देखिए अब मैं आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग बताती हूँ। सो हाईएस्ट जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो डिलीवर करता है, ठीक है, तो वो डिलीवर करता है ग्रीन कलर का वेंचुरी मास्क। सो इसमें फ्लो रेट कितना होता है 12 to 15 लीटर पर मिनट एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो ये डिलीवर करता है दैट इज 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वेंचुरी मास्क का बताती हूँ जो सबसे लोएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करता है दैट इज ब्लू कलर वेंचुरी मास्क। तो ब्लू कलर वेंचुरी मास्क डिलीवर करता है 24% ऑक्सीजन एंड इट्स फ्लो रेट इज 2 to 4 लीटर पर मिनट। एंड नेक्स्ट भी कुछ और वेंचुरी मास्क है जैसे कि व्हाइट कलर का वेंचुरी मास्क है, its flow rate is 4 to 6 liter per minute and it deliver 28% oxygen। and next is yellow color venturi mask। so yellow color venturi mask its flow rate is 8 to 10 liter per minute and it deliver 35% oxygen। and next is red color venturi mask। red color venturi mask deliver 40% oxygen and its flow rate is 10 to 12 liter per minute। so यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज 40 to 60%, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट ऑफ हिपेरिन फॉर डी वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट, ठीक है। सो ऑप्शंस आर वारफ्रिन, विटामिन के, मैग्नीशियम सल्फेट एंड प्रोटामाइन सल्फेट। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीबीटी वाले पेशेंट को हम हिपेरिन दे रहे हैं तो हिपेरिन का एंटीडोट क्या है। सो एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट। सो राइट ऑप्शन कौन सा है प्रोटामाइन सल्फेट। तो जब भी हम किसी पेशेंट को हिपेरिन देते हैं, डीबीटी वाले पेशेंट को जब भी हम हिपेरिन देते हैं तो बेड साइड पे हम प्रोटामाइन सल्फेट हमेशा वहां पे अवेलेबल रखते हैं, ठीक है, कि इन केस अगर हिपेरिन की टॉक्सिटी अगर होती है तो देन हम प्रोटामाइन सल्फेट वहां पे देंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड नेक्स्ट वारफ्रिन का एंटीडोट क्या है दैट इज विटामिन के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ केएमसी। सो केएमसी का यूज पूछा है यहाँ पे, ठीक है। सो केएमसी इज कंगारू मदर केयर। सो ऑप्शंस आर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड
नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, नेक्स्ट इज to prevent hyperthermia. So right option is C, that is body temperature maintenance. So कंगारू मदर केयर का पर्पस क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बेबी के केस में, न्यूबॉर्न बेबी के केस में, ठीक है. सो अब इसका रैशनल क्या है? दैट इज कंगारू मदर केयर इज अ मेथड ऑफ केयर ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट. द मेथड इन्वॉल्व इन्फेंट्स बीइंग कैरीड यूजुअली बाय द मदर विद स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. तो सिंपल सी बात है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेंगे यहाँ पे प्रीटर्म बेबीज के केस में या न्यूबॉर्न बेबीज के केस में टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेंगे? बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट. और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कंगारू मदर केयर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिससे कि वहां पे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो. एंड सेकंड कंपोनेंट इज ब्रेस्ट फीडिंग, जिससे वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को मिले, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दिस सिंबल. So options are radiation hazard, biohazard, cytotoxic hazard, recycling waste. So ये जो सिंबल है ये biohazard का है, ठीक है. So right option is B, that is biohazard. So biological hazard symbol is used internationally to indicate the actual or potential presence of a biohazard and to identify equipment, container. So next question is child length doubles at. So options are 5 months, 6 months, 2 year and 4 year. So मैं आपको बताऊंगी कि चाइल्ड की जो लेंथ है वो डबल कब होती है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बर्थ के टाइम पे कितनी होती है एंड 1 year, 2 year एंड 3 year पे कितनी होती है, ठीक है. सो एट बर्थ, सो बर्थ के टाइम पे जो चाइल्ड की लेंथ या बेबी की जो लेंथ होती है दैट इज 45 to 50 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट 1 year पर होती है 75 सेंटीमीटर एंड 2 year पर होती है 85 सेंटीमीटर एंड 3 year पर होती है 95 सेंटीमीटर एंड 4 year पर डबल हो जाती है. सो डबल मतलब कितनी होगी ये? दैट इज 100 सेंटीमीटर. सो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि चाइल्ड लेंथ डबल कब होती है, सो राइट ऑप्शन इज 4 year, कि 4 year पर डबल हो जाती है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट इज यूज्ड इन केस ऑफ रेज्ड आईसीपी. कि मतलब रेज्ड आईसीपी के केस में कौन कौन सी मैनेजमेंट हम यूज करेंगे एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन हम यूज नहीं करते, वो मतलब रॉन्ग होगा और बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे आईसीपी को मैनेज करने के लिए. सो ऑप्शंस आर हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन, प्रॉप अप द बेड एंड हाई फॉलोअर पोजीशन, ठीक है. तो इसमें से हमें जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा. तो पहला ऑप्शन है हाइपोवेंटिलेशन. सो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि हाइपोवेंटिलेशन कभी भी हम यूज नहीं करते हैं आईसीपी, रेज्ड आईसीपी को मैनेज करने के लिए, बिकॉज हाइपोवेंटिलेशन की वजह से तो आईसीपी और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है. सो हाइपर वेंटिलेशन हम यूज करते हैं क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो CO2 का लेवल वहां पे कम हो जाएगा. एंड CO2 का मतलब अगर वहां पे CO2 का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा वहां पे फर्दर, तो उसकी वजह से वहां पे फर्दर आईसीपी क्या होगा वहां पे डिक्रीज होगा. तो इसीलिए तो जब भी आईसीपी इंक्रीज होता है तो उन पेशेंट्स को हम हमेशा हाइपर वेंटिलेट करते हैं जिससे आईसीपी डिक्रीज हो जाए. एंड नेक्स्ट इज प्रॉप अप द बेड. सो प्रॉप अप तो हेड एंड ऑफ द बेड को एलिवेट, प्रॉप अप द बेड का मतलब हो गया कि हेड एंड ऑफ द बेड को एलिवेट करते हैं. तो हेड एंड ऑफ द बेड को एलिवेट करके भी आईसीपी को हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. तो यूजुअली आपने सुना भी होगा कि जब भी आईसीपी इंक्रीज होता है तो यूजुअली जो हम पोजीशन देते हैं दैट इज सेमी फॉलोअर पोजीशन. यूजुअली रिकमेंडेड पोजीशन जो होती है दैट इज सेमी फॉलोअर. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज हाई फॉलोअर पोजीशन. तो हाई फॉलोअर पोजीशन भी हम यूज कर सकते हैं इंक्रीज आईसीपी को करेक्ट करने के लिए, ठीक है. सो कौन कौन से ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं? हाइपरवेंटिलेशन इज ऑल्सो यूज टू मैनेज इंक्रीज आईसीपी, प्रॉप अप द बेड कि हेड एंड ऑफ द बेड को एलिवेट भी करते हैं. एंड नेक्स्ट हाई फॉलोअर पोजीशन इज ऑल्सो, मतलब ये तीनों ऑप्शन हम यूज करते हैं इंक्रीज आईसीपी को मैनेज करने के लिए. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं करते? हाइपोवेंटिलेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोवेंटिलेशन. सो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है. सो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. सो इसका जो रैशनल है, इन केस ऑफ रेज्ड आईसीपी हाई फॉलोअर पोजीशन इज टू बी मेंटेन्ड. यूजुअली रिकमेंडेड पोजीशन इसमें होती है सेमी फॉलोअर पोजीशन, ठीक है. एंड मेंटेन हाइपर वेंटिलेशन
cerebral blood flow is largely dependent on PaCO2. Hyperventilation causes decreased PaCO2 which subsequently leads to arterial vasoconstriction. तो सिंपल सी बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाइपर वेंटिलेशन जब होता है तो उसकी वजह से PaCO2 का लेवल क्या हो जाता है, कम. अब PaCO2 का लेवल, CO2 का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा एंड ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन देयर विल बी डिक्रीज्ड सेरिब्रल ब्लड फ्लो. और जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा तो सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा एंड जिसकी वजह से ICP भी वहां पे ड्रॉप करेगा. ठीक है. So next question is method of surgical wound cleaning direction. So देखिए सर्जिकल वुंड जो है, सिंपल सी बात करते हैं कि जो वुंड है ना वो हमेशा लेस कंटेमिनेटेड टू मोर कंटेमिनेटेड साइड को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं एक बार. सो क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है कि सर्जिकल वुंड को कैसे क्लीन करते हैं. ठीक है. उसके डायरेक्शन क्या है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज inner to outer circle, next one is outer to inner circle, next is less infected to more infected and next is only outer side. So right option is inner to outer सर्कल. सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सर्जिकल वुंड या कोई भी वुंड जो है उसको हमेशा लेस कंटेमिनेट टू मोर कंटेमिनेटेड की तरफ उस डायरेक्शन में उसको क्लीन करते हैं. सो सर्जिकल वुंड को भी हम क्लीन करते हैं, सर्जिकल वुंड को हम क्लीन करते हैं इनर टू आउटर. जबकि अगर मैं बेड सोर के वुंड की अगर बात करूं तो बेड सोर के वुंड को क्लीन करते हैं फ्रॉम आउटर साइड टू इनसाइड. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइज ऑफ सक्शन कैथेटर इज यूज्ड इन पीडियाट्रिक पेशेंट. कि पीडियाट्रिक पेशेंट में कौन से साइज का सक्शन कैथेटर हम यूज करते हैं. सो ऑप्शंस आर 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच एंड 14 फ्रेंच. सो राइट ऑप्शन इज 8 फ्रेंच. सो पीडियाट्रिक पेशेंट में हम यूज करते हैं 8 फ्रेंच का कैथेटर एंड एडल्ट में हम यूज करते हैं 12 to 14 फ्रेंच का कैथेटर यूज करते हैं एडल्ट के केस में. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी विद 40% बर्न. सो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि जो कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उसको 40% बर्न हुआ है तो उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा. सो ऑप्शंस आर prevent from infection, prevent from edema, cover with firm sheet and administer IV fluid RL. तो जब भी 15% से ज्यादा बर्न एडल्ट के केस में होता है तो वहां पे सबसे मेन प्रायोरिटी एक्शन वहां पे होता है टू रिससिटेट पेशेंट. ठीक है. कि पेशेंट को हमने इमीडिएटली वहां पे फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करना है. सो राइट ऑप्शन इज एडमिनिस्टर IV फ्लूइड RL. और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि बर्न विक्टिम के केस में, कि बर्न वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमनली हम कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं. सो RL इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लूइड यूज्ड इन बर्न विक्टिम. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड. सैफ्रॉन की कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां पे सैफ्रॉन प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो ऑप्शंस आर कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड जम्मू एंड कश्मीर. सो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. सो जम्मू एंड कश्मीर एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर सैफ्रॉन प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द रीजन सैफ्रॉन इज ग्रोन इन दी मोर क्लाइमेटिकली सुटेबल कश्मीर वैली. सो जम्मू कश्मीर में भी कहां पे प्रोड्यूस होता है, कश्मीर वैली में. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ PDF. सो ऑप्शंस आर प्रिंटेड डाउनलोड फाइल, printed document file, portable document file, portable download file. So right option is C, that is portable document file. ठीक है. So next question is all vaccines are given by intramuscular route except. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इन सारी वैक्सीन में से जो एनलिस्ट की है कि इन सारी वैक्सीन में से सारी वैक्सीन हम IM रूट से देते हैं एक्सेप्ट एक वैक्सीन को छोड़ के. मतलब कोई एक वैक्सीन है इन चारों ऑप्शन में से जो हम IM रूट से नहीं देते हैं, बाकी सब हम IM रूट से देते हैं. ठीक है. सो ऑप्शंस आर HIV, DPT, MMR एंड हेपेटाइटिस B. अब देखिए HIV जो है मतलब HIV मतलब हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B. सो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B भी हम ये हम IM रूट से देते हैं. नेक्स्ट DPT जो है DPT भी हम IM रूट से देते हैं. नेक्स्ट हेपेटाइटिस B भी हम IM रूट से देते हैं. सो यहाँ पे बच गया एक ऑप्शन MMR. सो MMR इज द राइट ऑप्शन क्योंकि MMR जो है हम IM से नहीं देते, MMR हम देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लुक द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई दिस। सो इसकी ये जो इमेज है, ठीक है, सो ये जो इमेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्टली एम्स के एग्जाम में या नॉर्सेट में ये मोस्ट कॉमनली पूछी जाने वाली इमेज है, ठीक है। सो ऑप्शंस आर मोनोपोलर कॉटरी, बाइपोलर कॉटरी, ईसीजी डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक मोनो बाइपोलर कॉटरी। सो राइट ऑप्शन इज बाइपोलर कॉटरी। सो ये जो इमेज है ये बाइपोलर कॉटरी की है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, ये जो भी इलेक्ट्रो सर्जरी के केस में हम ये यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कार्डेड इन विच कलर बीन। सो ऑप्शंस आर रेड कलर बीन, येलो कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया कि ह्यूमन प्लेसेंटा हम किस बीन में, किस डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज येलो। सो येलो कलर का जो डस्टबिन होता है, येलो कलर के बीन में हम ह्यूमन प्लेसेंटा भी डिस्कार्ड करते हैं और उसके अलावा जो भी एनिमल वेस्ट है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, जो भी सॉइल ड्रेसिंग होती है, जो भी केमिकल्स होते हैं, डिस्कार्डेड वैक्सीन्स या मेडिकेशन जो होती है, एक्सपायरी मेडिकेशन जो होती है, वो सारी की सारी हम येलो बीन में डिस्कार्ड करते हैं। जबकि अगर मैं रेड कलर के बीन की अगर बात करूं तो रेड कलर के बीन में जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं, जैसे जो भी सॉलिड आइटम्स है, जैसे कैथेटर्स हो गया, ट्यूबिंग्स होगी, प्लास्टिक ट्यूबिंग, तो वो सारे हम रेड कलर के बीन में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ब्लू कलर। सो ब्लू कलर के बीन में जो है, ब्लू कलर के बीन में हम डिस्कार्ड करते हैं यहाँ पे जो भी ब्रोकन एम्प्यूल्स होते हैं या ब्रोकन वाइल्स हैं, उनको हम ब्लू कलर के बीन में डिस्कार्ड करते हैं। एंड नेक्स्ट ग्रीन कलर। सो ग्रीन कलर का कोई भी बीन हम हॉस्पिटल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक और होता है व्हाइट कलर का बीन, जो है व्हाइट कलर का बीन आजकल हम यूज करते हैं। सो व्हाइट कलर के बीन में हम जो भी नीडल्स है, सिरिंजेस है एंड जो भी ब्लेड्स वगैरह हम उसमें डिस्कार्ड करते हैं, किसमें, व्हाइट कलर के बीन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज depot medroxyprogesterone acetate should be replaced in how much time interval? So options are 6 month, 1 month, 3 month and 5 month। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जो डंपा है, ठीक है, कि जो डंपा है इंजेक्टेबल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कितने टाइम में हम रिप्लेस करते हैं, कितने टाइम के बाद हम फिर से उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज 3 मंथ। राइट ऑप्शन इज 3 मंथ। सो जो डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, ठीक है, उसमें हम उसको एवरी 3 मंथ हम इंजेक्ट करते हैं इस कॉन्ट्रासेप्टिव को, ठीक है। एवरी 3 मंथ हम इसको इंजेक्ट करते हैं एंड इसकी जो डोज होती है दैट इज 150 mg। इसकी डोज है 150 mg और इसको हम एवरी 3 मंथ इसको हम इंजेक्ट करते हैं, एवरी 3 मंथ इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो रूट होता है दैट इज इंट्रामस्कुलर, IM रूट से हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH। सो ऑप्शंस आर आफ्टर 24 hour to 6 week of postpartum period, after, next option is after 48 hour to 6 week of postpartum period, next is after 24 hour to 4 month of postpartum period and next is after 48 hours to 6 month of postpartum period, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि PPH होता क्या है। सो PPH इज पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब डिलीवरी के बाद, ठीक है, मतलब डिलीवरी के बाद जब ब्लड लॉस जब होता है, मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में जब 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको PPH कंसीडर करते हैं। सिजेरियन में अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम PPH कंसीडर करते हैं एंड हिस्टेक्टमी में अगर 1500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम PPH कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH, ठीक है। सो PPH मेनली 2 टाइप का होता है, प्राइमरी PPH एंड सेकेंडरी PPH। सो जो प्राइमरी PPH होता है, प्राइमरी PPH होता है विद इन 24 आवर। विद इन 24 आवर डिलीवरी के बाद, मतलब बेबी के एक्सपल्शन के बाद अगर विद इन 24 आवर अगर ब्लड लॉस होता है तो उसको हम प्राइमरी PPH कंसीडर करते हैं एंड 24 आवर के बाद 6 वीक तक अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी PPH में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH। सो राइट ऑप्शन इज ए, आफ्टर 24 आवर टू 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। So next question is second stage of labor start from, options are from full cervical dilation to delivery of fetus, next is 4 cm of cervical dilation, next is expel out of the placenta
एंड नेक्स्ट इज 2 फिंगर सर्वाइकल डायलेशन. सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेशन टू डिलीवरी ऑफ द फिटस. तो देखिए यहाँ पे स्टेजेस ऑफ लेबर की बात हो रही है कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है. तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है सर्विक्स की फुल डायलेशन, मतलब 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का जब डायलेशन हो जाता है उसके बाद से लेके अप टू द एक्सपल्शन ऑफ फिटस तक हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है. ठीक है. एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक, तो वो होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी के एक्सपल्शन के बाद थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है. तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में मेनली वहां पे क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, वहां पे प्लेसेंटा डिलीवर होता है. एंड फोर्थ स्टेज जो होता है लेबर का, वहां पे वो ऑब्जर्वेशनल पीरियड होता है. ठीक है. तो वो 1 to 4 आवर के लिए लास्ट करता है, जहां पे हम जो भी लेडी होती है पोस्टमार्टम पीरियड में लेडी को हम ऑब्जर्व करते हैं. वहां पे यूट्रस की कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है. ठीक है. तो उसके अलावा हम वाइटल साइंस वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. वाइटल साइंस एंड यूट्रस की कंसिस्टेंसी को चेक किया जाता है. ठीक है. So next question is, which fluid is given to the patient that transfers from tissue into blood. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इन फ्लूइड में से कि कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो शिफ्ट होता है फ्रॉम टिश्यू इनटू द ब्लड, जो टिश्यू से ब्लड में शिफ्ट होता है, उस फ्लूइड का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे. सो ऑप्शंस आर हाइपर ऑस्मोलर, आइसोऑस्मोलर, हाइपोऑस्मोलर एंड नन ऑफ दिस. सो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज हाइपर ऑस्मोलर. हाइपर ऑस्मोलर मतलब हाइपरटोनिक फ्लूइड. सो हाइपरटोनिक जो फ्लूइड होता है, ठीक है, हाइपरटोनिक फ्लूइड क्या होता है, जिसकी टोनिसिटी या सॉल्यूट या सॉल्ट कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. सो जो हाइपरटोनिक फ्लूइड होता है, मतलब जो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड होता है, वो टिश्यूज बोल दो या सेल से वो आउटसाइड को शिफ्ट होता है, आउटसाइड द सेल्स. मतलब हाइपरटोनिक फ्लूइड और हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड वो सेल्स और टिश्यूज से आउटसाइड को शिफ्ट होता है इनटू द प्लाज्मा. जबकि अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं तो हाइपोटोनिक जो फ्लूइड है उसकी टोनिसिटी या हम बोल सकते हैं कि उसकी जो सॉल्यूट और सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होती है वो लेस देन बॉडी फ्लूइड होती है. सो हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होता है इनटू द सेल्स. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड. ठीक है. और जबकि अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं, आइसोटोनिक फ्लूइड. सो जो देखिए मैंने यहाँ पे आपको 3 चीजें बताई, हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड एंड थर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज आइसोटोनिक फ्लूइड. आइसोटोनिक फ्लूइड की टोनिसिटी या सॉल्ट और सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम एज बॉडी फ्लूइड होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट हु हैज हाइपोकैलेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सीन इन ईसीजी. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट के केस में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टॉल टी वेव, सेकेंड ऑप्शन इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन, नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट यू वेव. सो हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट में टॉल पिक्ड टी वेव देखने को नहीं मिलता है, ये इसमें नहीं मिलता क्योंकि हाइपोकैलेमिया के केस में फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन. सो हाइपोकैलेमिया में एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी नहीं मिलता है देखने को. ठीक है. सो नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल. तो हाइपोकैलेमिया में प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल भी नहीं होता, इसमें प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल होता है, इसमें प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट यू वेव. सो प्रोमिनेंट यू वेव इज राइट ऑप्शन. सो इन हाइपोकैलेमिया यू वेव इज प्रोमिनेंट. तो यहाँ पे यू वेव देखने को मिलता है. ठीक है. सो राइट ऑप्शन इज डी. सो ईसीजी चेंजेस इंक्लूड फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव इन माइल्ड हाइपोकैलेमिया. सो ये हो गया यहाँ पे inversion of T wave followed by QT prolongation, visible U wave. तो ये हो गया यहाँ पे U wave visible होगा. ठीक है. and mild ST segment depression in more severe hypokailemia. तो यहाँ पे ST segment depression होता है severe hypokailemia के केस में, ना कि ST segment elevation. so right option यहाँ पे है prominent U wave. जबकि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टॉल पिक टी वेव हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलती है. ठीक है. ना कि हाइपोकैलेमिया में.
So next question is the therapeutic effective serum lithium concentration level is monitored in patients on lithium therapy after how many interval. So question indicate कर रहा है कि जिन भी पेशेंट को हम लिथियम थेरेपी देते हैं कितने इंटरवल के बाद हम उनमें लिथियम की कंसंट्रेशन को, लिथियम की वैल्यू जो है मतलब लिथियम की कंसंट्रेशन को हम सीरम में चेक करते हैं. सो ऑप्शंस आर 12 आवर, 24 आवर, 6 आवर एंड 48 आवर. सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज 12 आवर कि लिथियम थेरेपी की देने के बाद हम एवरी 12 आवर जो है हम इसका जो कंसंट्रेशन हम चेक करते हैं सीरम में. ठीक है, द थेरेप्यूटिक इफेक्टिव सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर्ड आफ्टर एवरी 12 आवर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस इन बिटवीन क्रच एंड एक्जिला. मतलब क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि जो भी पेशेंट क्रच यूज करते हैं, ठीक है, तो क्रच जब हम क्रच यूज करते हैं तो क्रच का जो क्रच के बीच में एंड एक्जिला के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, सो ऑप्शंस आर 2 to 3 फिंगर, नेक्स्ट इज 5 to 6 फिंगर, next is 1 to 2 finger and next is no distance. So right option is 2 to 3 finger. 2 to 3 finger मतलब at least 5 to 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए क्रच एंड एक्जिला के बीच में. तभी तो हमेशा जब भी क्रच यूज करते हैं तो वहां पे पहले पेशेंट की हाइट देखी जाती है. ठीक है, तो हाइट के अकॉर्डिंग हम क्रच यूज करते हैं क्योंकि एक्जिला एंड क्रच के बीच डिस्टेंस उसके आर्म पीस, क्रच के आर्म पीस और एक्जिला के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 फिंगर ब्रेथ बोल दो या 3 to 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. क्योंकि अगर हम लॉन्ग क्रच यूज करेंगे तो उसकी वजह से वहां पे एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे क्रच पैल्सी हो सकता है. तो इसीलिए हमें प्रॉपर मतलब सही साइज का हमें क्रच यूज करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोवैक्सीन इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन फॉर कोविड-19. तो क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है. ठीक है, मतलब किस टाइप की वैक्सीन है ये. सो ऑप्शंस आर लाइव वैक्सीन, नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, नेक्स्ट इज टॉक्सॉइड वैक्सीन, नेक्स्ट इज नन ऑफ दिस. सो टॉक्सॉइड वैक्सीन तो ये नहीं है, ये लाइव वैक्सीन भी नहीं है. ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. कोवैक्सीन इज अ टाइप ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. ठीक है, और कोवैक्सीन जो है कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक. एंड नेक्स्ट कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको हम बोलते हैं नॉन रेप्लिकेटेड वायरल वेक्टर वैक्सीन. तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोवैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है. कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड कोविशील्ड इज वेक्टर वायरल वेक्टर वैक्सीन. ठीक है, तो कोविशील्ड जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है उसको नॉन रेप्लिकेटेड वायरल वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं. एंड कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक एंड कोविशील्ड इज डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज Pune. Next question is a patient come into the emergency after road traffic accident, has massive blood loss, then nurse transfuse massive fluid by which cannula. तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि कोई पेशेंट है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से उसका मैसिव ब्लड लॉस हुआ है. तो जब वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो उस केस में नर्स जो है वो कौन सा कैनुला उसमें यूज करेगी वहां पे फ्लूइड को इन्फ्यूज करने के लिए. सो ऑप्शंस आर ग्रीन कलर कैनुला, नेक्स्ट इज ग्रे कलर, नेक्स्ट इज पिंक कलर, नेक्स्ट इज ब्लू कलर. सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम के केस में मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में जो हम कैनुला यूज करते हैं दैट इज ग्रे कलर. ग्रे कलर का कैनुला हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये 16, तो इसका जो गॉज पीस होता है वो होता है 16 नंबर का जो कैनुला है वो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं. जबकि अगर मैं आपको बोलूं ग्रीन कलर कैनुला, ग्रीन कलर का कैनुला जो है 18 नंबर कैनुला जो है वो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट कॉमनली हम ग्रीन कलर का कैनुला यूज करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वैक्सीन ऑफ इंडिया फॉर कोविड-19. सो ऑप्शंस आर कोविशील्ड, मेडोना, कोवैक्सीन, बोथ A and C. So right option is कोवैक्सीन. So कोवैक्सीन is also known as first indigenous vaccine of India. यस, जो सबसे पहले डेवलप की गई वैक्सीन जो है इंडिया में दैट इज कोवैक्सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच साइज ऑफ फॉलीज कैथेटर यूज्ड इन एडल्ट फीमेल पेशेंट, कि एडल्ट फीमेल पेशेंट के केस में हम कौन से साइज का फॉलीज कैथेटर यूज करते हैं। सो ऑप्शंस आर 16 to 18 French, next is 10 to 12 French, next is 12 to 14 French, next is 14 to 16 French. So फीमेल एडल्ट फीमेल के केस में मोस्ट कॉमनली जो हम फॉलीज कैथेटर यूज करते हैं दैट इज 12 to 14 French. सो दिस इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो राइट है, ठीक है। एंड जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेल कि एडल्ट मेल पेशेंट के केस में, सो एडल्ट मेल पेशेंट के केस में जो हम फॉलीज कैथेटर यूज करते हैं दैट इज 14 to 20 French. 14 to 20 French हम यूज करते हैं एडल्ट मेल के केस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशंस हैज द साइड इफेक्ट ऑफ ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सी ऐसी मेडिकेशन है, कौन सी ऐसी एंटी टीबी मेडिकेशन है जिसका साइड इफेक्ट है ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पायराजिनामाइड, नेक्स्ट इज इथैम्ब्यूटोल, नेक्स्ट वन इज रिफेम्पिसिन एंड नेक्स्ट वन इज आइसोनाइजिड। सो पायराजिनामाइड का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है दैट इज फोटोसेंसिटिविटी एंड हाइपरयूरिसीमिया। इथैम्ब्यूटोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसकी वजह से वहां पे रेड इथैम्ब्यूटोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो जब भी ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है इथैम्ब्यूटोल की वजह से, तो अब जब ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है किसी पेशेंट को इथैम्ब्यूटोल की वजह से, तो वो जो पेशेंट है वो रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफेम्पिसिन। सो रिफेम्पिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है रेड ऑरेंज कलर यूरिन कॉज करता है, मतलब सो राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे दैट इज रिफेम्पिसिन, क्योंकि रिफेम्पिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है रेड ऑरेंज कलर यूरिन कॉज करता है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट मेडिकेशन इज आइसोनाइजिड, और आइसोनाइजिड जो है आइसोनाइजिड की वजह से विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। सो विटामिन ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी वहां पे पेरिफेरल न्यूराइटिस होने के चांसेस होते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस में क्या होगा, पेरिफेरल नर्व्स की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है दैट इज रिफेम्पिसिन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ऑप्शंस आर हाइपरथर्मिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। सो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है इन सब में से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो हाइपरथर्मिया नहीं होगा, हाइपोकैलीमिया भी नहीं होगा, हाइपोनेट्रीमिया भी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज हाइपोकैल्सीमिया। सो हाइपोकैल्सीमिया इज राइट ऑप्शन। सो देखिए अब हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए ब्लड को स्टोर करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। सो उस प्रिजर्वेटिव का नाम है सोडियम सिट्रेट, वो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं ब्लड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि इस प्रिजर्वेटिव की वजह से कैसे वहां पे हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। सो calcium level can be significantly decreased with rapidly transfused blood product due to the citrate preservative that is added. Citrate binds to the patient's endogenous calcium. तो जब हम एक्सेस में ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो जो सिट्रेट है वो किस साथ बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा विद द एंडोजिनस कैल्शियम व्हेन ब्लड प्रोडक्ट आर एडमिनिस्टर्ड रेंडरिंग कैल्शियम इनएक्टिव, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या होगा, इनएक्टिव होगा। एंड अब एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जब भी हम एक्सेस में ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो सोडियम सिट्रेट है वो क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, उसका एक्सक्रीशन करना स्टार्ट कर देता है, उसको मेटाबोलाइज करता है और उसको एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू द यूरिन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से और कौन सा, एक तो मैंने आपको बोला कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, उसके अलावा एक और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। सो एक और कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का दैट इज हाइपरकैलीमिया, ठीक है।
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के अकॉर्डिंग एक तो हाइपोकैल्सीमिया है, दूसरा हाइपरकैलेमिया है। अब देखिए हाइपरकैलेमिया कब होगा, हाइपरकैलेमिया कब होता है, जब पोटेशियम का लेवल ग्रेटर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सो अब देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपरकैलेमिया कैसे होगा। अगर हम किसी पेशेंट को ओल्ड ब्लड देते हैं तो ओल्ड ब्लड में क्या होता है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। ओल्ड ब्लड में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन फास्टर होने की वजह से वहां पे पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है, जिस वजह से वहां पे हाइपरकैलेमिया हो सकता है। फ्रेश ब्लड में हाइपरकैलेमिया ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ स्क्रब नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। सो ऑपरेशन थिएटर में स्क्रब नर्स का रोल यहां पे पूछ रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस आर गिव द पोजीशन टू पेशेंट, नेक्स्ट ऑफर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन, नेक्स्ट कवर विद ड्रेप ऑफ पेशेंट, नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस। सो गिव द पोजीशन ऑफ पेशेंट ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, ये स्क्रब नर्स का रोल नहीं होता है, ठीक है। ये सर्कुलेटरी नर्स जो है वो पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग वगैरह देती है, उसको ओटी रूम में लेके आती है। एंड जो भी देखिए सर्कुलेटरी नर्स का काम क्या होता है, सर्कुलेटरी नर्स का काम होता है पेशेंट को लेके आना ओटी में, उसको प्रॉपर पोजीशन वगैरह देना, उसकी जो भी उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करवाती है, एंड जो भी कंसेंट को चेक करना, रिपोर्ट्स को चेक करना, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करना, ये सारा काम होता है सर्कुलेटरी नर्स का, ठीक है। तो स्क्रब नर्स का जो काम होता है वो सिर्फ वो होता है सर्जन को असिस्ट करना। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज ऑफर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन। तो स्क्रब नर्स का काम होता है सर्जिकल फील्ड मतलब स्ट्राइल फील्ड के अंदर रह के सर्जन को असिस्ट करना, तो वो होता है मेन रोल स्क्रब नर्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following site is recommended for adult as a safe site in intramuscular injection। सो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एडल्ट के केस में कौन सी इंट्रामस्कुलर साइट है जो हम यूज करते हैं, मतलब कौन सी सेफ साइट है एडल्ट के केस में जो हम आईएम इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। सो ऑप्शंस आर वेंट्रोग्लूटियल साइट, वास्टस लेटरलिस साइट, डोर्सल ग्लूटियल साइट एंड नेक्स्ट इज रेक्टस फेमोरिस साइट। सो राइट ऑप्शन इज वेंट्रोग्लूटियल साइट, ठीक है। सो एडल्ट के केस में वैसे तो डोर्सोग्लूटियल साइट एंड वेंट्रोग्लूटियल साइट दोनों ही यूज करते हैं, बट आजकल की गाइडलाइंस के मतलब लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डोर्सोग्लूटियल साइट यूज नहीं करते हैं, बिकॉज डोर्सोग्लूटियल साइट के केस में क्योंकि डोर्सल ग्लूटियल जो साइट होती है वहाँ पे शेटिक नर्व पास होती है, जिस वजह से वहाँ पे अगर गलती से अगर वहाँ पे हम शेटिक नर्व के ऊपर इंजेक्शन दे देते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे लोअर लिम्स पैरालाइज हो सकते हैं पेशेंट के, तो इसीलिए डोर्सोग्लूटियल साइट जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड साइट है एडल्ट के केस में वो होती है वेंट्रोग्लूटियल साइट एंड उसके अलावा डेल्टॉइड साइट भी हम यूज करते हैं एडल्ट के केस में। एंड वास्टस लेटरली साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इन्फेंट्स के केस में या अप टू 3 ईयर तक के बच्चों में हम यूज करते हैं वास्टस लेटरली साइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर rupture। So options are clear like water, greenish color, brownish color and golden color। So right option is A, that is clear like water। कि normal जो color अगर हम बोलेंगे amniotic fluid का that is clear like water। So अब एक और 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बता देती हूँ आपको कि गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किन कंडीशन में देखने को मिलता है। गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन RH इनकम्पैटिबिलिटी। Next is greenish color amniotic fluid। So greenish color amniotic fluid is seen in meconium staining। So meconium staining के केस में greenish color का amniotic fluid देखने को मिलता है जिसकी वजह से fetal distress वहाँ पे होता है। एंड नेक्स्ट है ब्राउनिश कलर। सो ब्राउनिश कलर एमनियोटिक फ्लूइड, सो ब्राउनिश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है इंट्रायूट्राइन डेथ में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको आता है कि ग्रीनिश येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किसमें देखने को मिलता है, सो ग्रीनिश येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन
पोस्ट मेच्योरिटी, या फिर कई बार यहाँ पे एक और वर्ड यूज करते दैट इज सैफ्रॉन कलर, कि सैफ्रॉन कलर, अब ग्रीनिश येलो को ही सैफ्रॉन कलर बोला जाता है, ठीक है, कि सैफ्रॉन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पोस्ट मेच्योरिटी के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज लॉक जॉ, कि इन सारी डिजीज कंडीशन में से कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसको हम लॉक जॉ बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैक फुट, नेक्स्ट इज डायरिया, नेक्स्ट इज टेटनस, नेक्स्ट इज टीबी। सो टीबी को हम नहीं बोलते लॉक जॉ, डायरिया को भी नहीं बोलते हैं, ब्लैक फुट को भी नहीं बोलते हैं। सो बचा क्या ऑप्शन आपका, टेटनस। तो टेटनस इज नोन एज लॉक जॉ, तो टेटनस को भी हम लॉक जॉ बोलते हैं। बट उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि टेटनस के क्लासिकल साइन में जो सबसे मेन क्लासिक साइन है वो भी लॉक जॉ ही होता है। सो लॉक जॉ इज द हॉलमार्क, सो लॉक जॉ इज द हॉलमार्क साइन ऑफ टेटनस। लॉक जॉ ऑल्सो नोन एज ट्रिस्मस, लॉक जॉ को हम ट्रिस्मस भी बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, मतलब ट्रिस्मस के केस में क्या होता है, ये लॉक जॉ के केस में क्या होता है, जो हमारी मैस्टिकेशन च्युइंग की जो मसल्स हैं उनका स्पाज्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रिस्मस बोलते हैं, उसको हम लॉक जॉ बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर होता है टेटनस के केस में, दैट इज राइसस सार्डोनिकस। नेक्स्ट जो क्लासिकल फीचर आता है यहाँ पे राइसस सार्डोनिकस। सो राइसस सार्डोनिकस के केस में क्या होता है, यहाँ पे फेशियल मसल का स्पाज्म होता है, ठीक है, फेशियल मसल का स्पाज्म होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक थर्ड फीचर आता है दैट इज ऑफिस्टोटोनस, तो ऑफिस्टोटोनस फीचर में क्या होता है, आर्किंग ऑफ द बैक। तो ये थ्री मेन क्लासिकल ट्राइड बोल सकते हैं आप, या थ्री मेन फीचर्स होते हैं टेटनस के। फर्स्ट वन इज लॉक जॉ विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रिस्मस, सेकेंड वन इज राइसस सार्डोनिकस जिसमें फेशियल मसल का स्पाज्म होता है, एंड थर्ड वन इज ऑफिस्टोटोनस जिसमें बैक कर्व जो है उसकी आर्किंग हो जाती है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं आर्किंग ऑफ द बैक होता है इसमें, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन थे नॉर्सेट से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।